नमस्कार साथियों, मैं जय अरसाना। आज हम बात करेंगे आरआरबी एनटीपीसी 2024 की तैयारी कर रहे उन सभी छात्रों की जो इस एग्जाम को अपने पहली प्रयास में क्रैक करना चाहते हैं। आगे की बात मैं भूल गया। अब खैर उसको हटाओ, मुद्दे की बात करते हैं। मुद्दे की बात यह है कि देखो यारो, अगर आप चाहते हो कि अपने इसी प्रयास में आपको सफलता मिले तो उसके लिए आपको क्या करना होगा। सबसे पहले आप अपने दिमाग में एक टारगेट सेट कर लो। ज़्यादातर बच्चे डाउट में रहते हैं कि यार एसएससी के लिए तैयारी करूं या रेलवे के लिए तैयारी करूं। जीडी का पेपर आ रहा है, इधर दिल्ली पुलिस का पेपर आ रहा है, किसकी मैं तैयारी करूं, किसका सिलेबस पहले कंप्लीट करूं, कौन सा जॉब मेरे लिए अच्छी रहेगी। यारों, इन सब चीज़ों को अपने दिमाग से हटा दो, क्योंकि अगर आप कंपटीशन कूद चुके हो तो आपके लिए ना एसएससी मैटर करता है, ना रेलवे, ना जीडी, ना दिल्ली पुलिस, कुछ मैटर नहीं करता। आपके लिए जो सबसे कीमती चीज़, यारों मैं जो सबसे कीमती चीज़ आपको बताने जा रहा हूँ, जो सबसे कीमती चीज़ मैटर करती है वो है सिर्फ 3 किताब। अगर आपने मैथ, रीजनिंग, जीके इन 3 पे कमांड हासिल कर ली तो रेलवे का सिलेबस तो यूं ही उड़ गया। बात करते हैं एसएससी और दिल्ली पुलिस और इन जीडी की। दिल्ली पुलिस और जीडी में अपना ये आ जाता है जीके और हिंदी, और अपना एसएससी में इंग्लिश आ जाता है। लेकिन हम डाउट में आ जाते हैं क्योंकि हमको जो एडवर्टाइजमेंट बड़ी बड़ी संस्थाओं द्वारा की जाती है कि एसएससी का ऐसा पेपर, एसएससी के लिए ये कोर्स, वो कोर्स, रेलवे के लिए ये वो, बच्चे बहुत ज़्यादा डाउट में आ जाते हैं। खासकर वो जो बिगनर्स होते हैं उनको समझ में नहीं आता कि हकीकत में कंपटीशन का खेल है क्या। यारों, कंपटीशन में सिर्फ खेल क्या हुआ बना रखा है। वो कैसे? वो ऐसे कि यार हुआ नहीं बनाएंगे तो उनका फिर बिजनेस चलेगा कैसे। वो खैर उन सब चीज़ों को साइड करते हैं। मैं आपको सीधी साफ बात बताता हूँ, आप 3 किताब ले लो, उन 3 किताबों को कंप्लीट कर लो। जैसे एक बच्चा अपनी 10th या 12th की स्टडी करता है, उसमें अपनी किताबों को कंप्लीट कर लेता है, बोर्ड का पेपर आता है, दे के आता है, से निकल जाता है। और अच्छे और 10 CGP 100%, 97% मान लो, 97% हासिल करते हैं बच्चे नॉर्मली। कैसे? क्योंकि उनको पता रहता है कि 3 बुक फॉलो करनी है, 3 बुक पढ़नी है, और एग्जाम ना कहीं से पूछे कोई दिक्कत नहीं। बोर्ड के एग्जाम में पेपर हमको पता नहीं रहता, बस हमें पता रहता है कि पीवाईक्यू क्या पूछे गए थे, उसी अकॉर्डिंग हम तैयारी करते हैं और अच्छा नंबर हासिल करके आते हैं। लेकिन जब कॉम्पिटिशन के एग्जाम में आते हैं तो होता क्या है? सबसे पहले होता यह है कि हमारे दिमाग को घुमाया जाता है, हमको बहकाया जाता है कि ऐसा पेपर, ऐसा पेपर, ये कट ऑफ, वो कट ऑफ। मुद्दे की बात बताई नहीं जाती। मुद्दे की बात यह है कि आप सिर्फ मैथ के लिए कोई भी ऑथर जो आपको अच्छा लगता है वो देखो। यार, ऑथर कौन सा अच्छा होता है, टीचर कौन सा अच्छा होता है? जिस टीचर का आपको लिखा हुआ समझ में आ जाए, जिस टीचर के बताने का तरीका आपको समझ में आ जाए, वो टीचर आपके लिए बेस्ट है। आपको यूट्यूब पे हज़ारों टीचर मिल जाएंगे और जो अच्छा पढ़ाते हैं। जैसे मैथ के लिए जो फेमस टीचर हैं उनमें से आप, मैं जिनको पर्सनली सजेस्ट करूंगा, आप भूतिया सर को और साहिल खंडेलवाल सर को, इनको इनको ज़्यादा फॉलो करो। क्योंकि यार ये जो जो टीचर हैं आपके लिए यूँ बेस्ट है, क्योंकि यार सबसे पहली बात की कंट्रोवर्सी से दूर रहती है। इनका मेन काम क्या है? आना है, पढ़ाना है, मुद्दे की बातें करनी है, चले जाना है। बाकी आप गगन प्रताप सर को और रंजन सर है उनको, उसके बाद आप राकेश यादव सर को, इनको भी फॉलो कर सकते हो, ये बहुत अच्छे टीचर हैं। अभिनय सर, इनको फॉलो करो, अच्छे टीचर हैं। लेकिन मैं चाहता हूँ कि यार आप फोकस के साथ अपना जो सिलेबस है उसे कंप्लीट करो। रीजनिंग के लिए आप दीपक सर को, और रीजनिंग के लिए यार स्पेशल टीचर मेरे दिमाग में नहीं है। आप, क्योंकि मैंने ज़्यादातर रीजनिंग के लिए पीवाईक्यू से प्रैक्टिस की थी, इसलिए टीचर्स तो एक दीपक सर थे, उस टाइम रेलवे को वो अच्छा पढ़ा रहे थे, उनको फॉलो कर लो। और लूसेंट जीके के लिए सफिशिएंट रहेगी। उसके साथ साथ आप पीवाईक्यू पढ़ो। यार देखो यार, जीके से आप डरते क्यों? आप जब जीके पढ़ते हो ना तो उस टाइम एक बार ये देखो कि आप पीवाईक्यू क्वेश्चन क्या पूछे गए थे। आप देखो कि जब पीवाईक्यू का एक आप रटो मत। जब आप पीवाईक्यू रटते हो ना तो आप ऐसा काम करते हो जैसे कि आपको एक प्यासे व्यक्ति को समुद्र दिया गया, और वो व्यक्ति क्या किया कि उसकी हथेली में जितना पानी आया उसने वो पानी पिया और चला गया। आप पीवाईक्यू के साथ इतना बुरा सलूक मत करो यार। क्योंकि जब आप पीवाईक्यू पढ़ते हो तो उस समय आपके पास ये रहता है कि आप एग्जामिनर का लाइव वो देख रहे हो कि एग्जामिनर ने कैसा पेपर तैयार किया था। आप ये एक बार उसका एनालिसिस करो, जैसा मैंने अपनी पिछली वीडियो में करके दिखाया था, जीके का पूरा एनालिसिस किया था लेवल 6 CBT 2 का, कि उस समय जो करंट में घटनाएं घटी थी उसके आधार पर उसने स्टैटिक जीके पूछी थी। आप बच्चे बोलते हैं स्टैटिक जीके कहीं से पूछ लेता है, बहुत ही रैंडम पूछ लेता है। नहीं, हाँ 3-4 क्वेश्चन ऐसे होते हैं जो थोड़े डिफिकल्ट होते हैं और पूछने भी चाहिए। जिससे क्या होता है कि बच्चों को थोड़ा लिमिट में रखा जाता है। वरना बच्चे बोले कि यार क्या पेपर बनाया था। बच्चे तो बहुत क्यों देखो, तैयारी बच्चा जब करता है ना, चीज़ां ला के तैयारी करता है, और वो ये कोशिश करता है कि जहाँ से वो 1 नंबर का ही पढ़ सके, तो उसके लिए वो पूरी किताब पढ़ देता है। हाँ, बच्चे ऐसे सीरियस होते हैं, पढ़ देते हैं। लेकिन एग्जामिनर को कुछ तो ऐसा अटपटा करना पड़ेगा जिससे बच्चों थोड़े काबू में रहे, जो उनके स्कोर है वो थोड़ा एक लिमिट में रहे, जिससे कट ऑफ भी एक रेंज में रहे। इसलिए वो 3-4 क्वेश्चन ऐसे जीके में थोड़ा ऊट पटांग देता है जो हमारे दिमाग में उनकी कल्पना भी नहीं होती है।
ठीक है, उन 3-4 क्वेश्चनों को आप नमस्कार करो, साइड कर दो। बाकी आपके पास 40 क्वेश्चन बचे, 25 एसएससी के लिए 25 क्वेश्चन, आपके मैं सीबीटी 1 एनटीपीसी के लिए 40 क्वेश्चन, सीबीटी 2 के लिए 50 क्वेश्चन। 40 क्वेश्चनों में से अगर आप, मैं मान के चलता हूँ 8 से 10 क्वेश्चन भी अपना साइड कर दिए, बचे कितने 30 क्वेश्चन, 30 क्वेश्चन इसमें आपने कंप्लीट किए जीके में। फिर आते हैं आपके मैथ रीजनिंग। मैथ रीजनिंग यार, अगर आपके कॉन्सेप्ट क्लियर है, आपके पास, आपने प्रैक्टिस की है, आप यार जब भी प्रैक्टिस करो ना मैथ रीजनिंग की, एक चीज़ फॉलो किया करो, जिसको मैं कहता हूँ वॉरियर मेंटेलिटी, जिस चीज़ को मैं ही फॉलो करता था। आप हमेशा अपने जो पेन है, आपकी जो कलम है, उसको यार आप अपनी तलवार मानो, और उसको जो चलाने की ताकत है, जो रफ्तार है, वो है आपके दिमाग की धार। आपकी जो तलवार है, आपकी कलम, इस कलम को आप जितनी रफ्तार से चलाओगे, जितना ज़्यादा आप तेज चलाओगे, उतना ही जल्दी आप एक तो मैथ रीजनिंग के क्वेश्चन सॉल्व करोगे, और आपकी कॉन्फिडेंस बूस्ट होता है। आप क्वेश्चनों को देख के बस 3 चीज़ें पढ़ा करो, क्वेश्चन की नंबर डिजिट क्या पूछ रखा है वो, और उसने पूछा क्या है, ये आती है प्रैक्टिस से। और रीडिंग स्किल जैसे धीरे धीरे बढ़ेगी उससे आती है। यार कुछ ज़्यादा चीज़ें कॉम्प्लिकेटेड तो नहीं हो रही मैं दिल से बात कर रहा हूँ, मुझे पता नहीं कि चीज़ें थोड़ी ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड हो रही कि नहीं हो रही, पर मैं चाहता हूँ कि मैं सिंपली आपको समझा सकूँ। मैं ऐसा नहीं चाहता कि आके आपको कोई लेक्चर दूँ, कुछ समझाऊँ। मैं चाहता हूँ कि मैं आपसे बात करूँ, क्योंकि आप कमेंट में अपनी जो बातें रखते हो, वो बातें एकदम ऐसे लगती हैं कि हाँ, बच्चे बिल्कुल, मतलब जो मैं कहना चाह रहा हूँ वो समझ पा रहे हैं, और उनके अंदर का जो डाउट है उसको रख पा रहे हैं। इसलिए मैं आपसे बिल्कुल ऐसे बात करना चाहता हूँ कि एकदम फ्रेंडली। तो बात करते हैं, आपने देखो मैथ कवर किया, रीजनिंग कवर की, और जीके कवर किया। जीके के लिए आपने पीवाईक्यू को डीपली एनालिसिस किया कि आखिर जो एग्जामिनर उसका माइंडसेट कैसा रहता है, उसके आधार पर वो इस साल जो प्रमुख घटनाएं घटी हैं, वो कैसे क्वेश्चन पेपर डिजाइन कर सकता है। थोड़ा सा आपको एक कदम आगे चलना पड़ेगा, तभी आप यार इस भीड़ से छट पाओगे। भीड़ क्या करती है, पीवाईक्यू को रटती है, ठीक है, रटती रट लिया, ठीक है, रट लिया। अगर वैसा ही क्वेश्चन फंस गया तो ठीक है, तुम कराओगे। लेकिन अगर उसी के आधार पर उसने, एग्जामिनर ने इस बार क्वेश्चन पेपर सेट किया, आंकड़े अपडेट हो गए, कुछ नई खोजबीन निकल आई, तो आप क्या करोगे, रटा रटा चलेगे, उधर जाके आपकी नेगेटिव मार्किंग करके आ जाओगे। लेकिन जो बच्चा समझ के गया कि एग्जामिनर कैसा डाटा तैयार करता है, हाल ही में जो प्रमुख घटनाएं घटी हैं, उसके आधार पर वो स्टैटिक का क्या करंट क्या जी के पूछ सकता है, इस हिसाब से जब वो पढ़ के जाता है, तो वो बाकी बच्चों से एक कदम आके रहता है। और ऐसे ही वो अपने पहले प्रयास में, या जो जिस अटेम्प्ट में वो पेपर दे रहा है, वो उस पेपर को क्लियर करता है। फिर बात करते हैं कि हाँ, जब आप तैयारी करने बैठो तो अपने सामने एक लक्ष्य निर्धारित कर लो कि मुझे एसएससी की तैयारी करनी है, मुझे एनटीपीसी की तैयारी करनी है। कभी भी यार खिचड़ी मत पकाओ, क्योंकि खिचड़ी पकाओगे ना तो होता क्या है कि अगर आपकी अंदर की आग बहुत अच्छे लेवल की है तो आप एग्जामों को सबको क्लियर कर दोगे। लेकिन बाई चांस कहीं भी अगर डगमग हुए, या फिर ऐसा हुआ कि दोनों पेपर आपस में आगे पीछे आ रहे हैं, बस 7-8 दिन का अंतर आ रहा है, या फिर 1 आध महीने का अंतर आ रहा है, तो आपका कॉन्फिडेंस बहुत ज़्यादा डाउन हो जाएगा। आप हमेशा द्वंद्व में आ जाओगे, और जहाँ आप द्वंद्व में आए वहीं आपका विनाश आ जाएगा। आप बोले तो आपकी जो एक रफ्तार चल रही होती है और द्वंद्व आ गया, आपकी पूरी रफ्तार खत्म हो जाती है। जैसे मान लो कि आप रेलवे की तैयारी कर रहे हो, या फिर आप एसएससी की तैयारी कर रहे हो। एसएससी में क्या होता है कि जीके बच्चे ज़्यादा इंपॉर्टेंस नहीं देते जीके को, मैथ रीजनिंग इंग्लिश से गाड़ी खींच ले जाते हैं। लेकिन रेलवे में यार आप जीके को इंपॉर्टेंस नहीं दोगे तो बैंड बच जाएगी, क्योंकि जीके का वेटेज बहुत ज़्यादा है। वहीं अगर आप रेलवे की तैयारी कर रहे हो, फिर एसएससी का पेपर आ जाए, तो आपका मैथ रीजनिंग जीके अच्छी है, लेकिन आपकी इंग्लिश बैंड बजा देगी। इसीलिए यारों, ये चीज़ें सबसे पहले अपना टारगेट सेट करो। जैसे आपने टारगेट सेट कर लिया एनटीपीसी करना है तो ठीक है, बाकी सब चीज़ों पे फॉर्म अप्लाई करो, लेकिन उनसे उम्मीदें कम कर दो। उम्मीदें यूँ मत डालो कि यार इसमें भी हो जाए और उसमें भी हो जाए। आपका एग्जाम चांसेस है कि उसमें भी हो जाएगा, लेकिन जो आपका मेन टारगेट है, जैसे मेन टारगेट है आपका एनटीपीसी, तो अपनी पूरी जी जान लगा दो इसमें को क्रैक करने में। क्योंकि जब तक आप अपना एक लक्ष्य सेट करके उसमें अपनी पूरी जी जान नहीं लगाओगे, तब तक यारों आपको सफलता, कम चांस है कि इस कॉम्पिटिशन में आपको सफलता मिल जाए। और सफलता बाई चांस मिल भी गई, लक से तुक्के से मिल भी गई, तो आपको सफलता का वो स्वाद नहीं आ पाएगा, आप वो मज़ा ले ही नहीं पाओगे जो जो एक प्यासे व्यक्ति को पानी पीने के बाद मजा आता है। तो यारों, सबसे पहले आपने अपना टारगेट सेट कर लिया, अब उसके बाद उसका पूरा डिटेल सिलेबस पढ़ो, उसके अकॉर्डिंग अपनी तैयारी करो। और सबसे पहले अपना डीपली सिलेबस कंप्लीट करने के बाद मॉक लगाओ। मॉक डायरेक्ट आपको ऑनलाइन नहीं जाना। सबसे पहले आपको क्या करना है, मॉक के लिए बुक्स लेके आनी है, पीवाईक्यू की जो मॉक की बुक्स लानी है, उस बुक से आपको प्रैक्टिस करनी है। जैसे 30 क्वेश्चन मैथ के, 30 क्वेश्चन जीके के, रीजनिंग के, और 40 क्वेश्चन जीके के आपको प्रैक्टिस करनी है। और जब प्रैक्टिस करते हो ना, तो बच्चे, मैंने एक चीज़ कॉमन मिस्टेक देखी है, बच्चे क्या करते हैं, जब 30 क्वेश्चन है, 26 क्वेश्चन सही है तो सही पे टिक लगाते जाएंगे, 26 क्वेश्चन सही है। और मान लो उन्होंने फुल पेपर दिया तो 100 में से अगर मान लो उनके 70 क्वेश्चन सही है तो 70 क्वेश्चन पे टिक लगाएंगे, मैं 70 क्वेश्चन सही है, जो 30 क्वेश्चन गलत है उनको छोड़ देंगे। इससे यार साइकोलॉजिकली आप क्या करते हो कि जो आपका 70 क्वेश्चन सही है ना, आप
थोड़ा सा अहम आ जाता है, थोड़ा सा ऐसा लगता है आप खुद को संतुष्ट कर लेते हो कि ठीक है यार मैं 70 क्वेश्चन कर पा रहा हूँ, लास्ट ईयर कट ऑफ गई थी 65 पे, 70 क्वेश्चन मैं कर पा रहा हूँ, एग्जाम में तक जाते जाते मैं 80 क्वेश्चन कर लूँगा और ठीक है 3-4 क्वेश्चन नेगेटिव होते हैं तो 75 नंबर में आ जाएंगे, हम ऐसा सोचते हैं। लेकिन हम लोग क्या करते हैं, सबसे ज़्यादा जो गलती करते हैं ना, अपना जो प्रोग्रेस है उसको ख़त्म कर देते हैं। प्रोग्रेस कैसे होगी, 70 क्वेश्चन हमने इस मॉक में से किए, अगले में 70 क्वेश्चन से किए, तो हम कर क्या रहे हैं, कुछ नहीं कर रहे, टाइम बर्बाद कर रहे हैं। अगर हमने 70 क्वेश्चन इस मॉक में से किए, अगले में अगर हम 75 क्वेश्चन सही नहीं कर पा रहे हैं, 75 नहीं, अगर अगले में हम 72 क्वेश्चन भी सही नहीं कर पा रहे हैं, तो हम टाइम बर्बाद कर रहे हैं। उसके लिए सब कभी भी अपने सही क्वेश्चन पर टिक मार्क मत लगाओ, जो आपके गलत क्वेश्चन है उस पर नेगेटिव मार्क लगाओ, जिससे आपका फोकस नेगेटिव उस पर जाता है कि हाँ यार ये चीज़ मेरी गलत रही है। आपको पता चलता है अरे यार ये चीज़ कैसे गलत होगी, इस चीज़ में तो यार अरे इतनी सिली मिस्टेक होगी, इसको तो मैं सही कर सकता था। ऐसे यार खुद से बात करो। जब आप सिली मिस्टेक को हटाओगे और जो आपकी गलत चीज़ है उनको दूर करोगे तो आपका इसको ऑटोमेटिकली इंप्रूव हो जाएगा और आपका फोकस बढ़ेगा आपकी कमजोरी पे, आपका जो वीक सेक्शन है उस पर आपका फोकस बढ़ेगा और ऐसे इंप्रूवमेंट होती है। और यारों ऐसे ही सिलेक्शन होता है, सिलेक्शन ऐसे नहीं होता कि मैं झटके से पेपर दिया 80 नंबर आ गए यार मेरा सिलेक्शन हो जाएगा। हर रोज़ खुद को ऐसे तैयार करो जैसे आपका मेन एग्जाम है। यार देखो पता है दिक्कत क्या होती है, बच्चे पढ़ने में बहुत होशियार होते हैं लेकिन वो खुद को उस तरह से उस माहौल में तैयार नहीं कर पाते जैसा प्रेशर एग्जाम हॉल में आता है। आप जब भी मॉक दो ना, बेशक आप बुक से मॉक दे रहे हो, ऑफलाइन मॉक दे रहे हो, लेकिन ऐसे मॉक दो कि आप मेन एग्जाम हॉल में बैठे हुए हो और इस मॉक में आपका जो स्कोर बनेगा वही आपका सिलेक्शन डिसाइड करेगा। जब आप घर पे बैठ के ऐसे हर रोज तैयारी करोगे तो आपकी जो एग्जाम हॉल का प्रेशर होता है ना, जहाँ अच्छे अच्छे बैंड बज जाती है, बहुत पढ़े लिखे बच्चे होते हैं, बहुत तेज तराट बच्चे होते हैं, लेकिन वो मानसिक तौर से उस मुकाम तक नहीं पहुंच पाते कि यार वो एग्जाम हॉल के प्रेशर को हैंडल कर रहा है। पूरा सन्नाटा, इधर घड़ी की सुई टिक टिक चल रही है और 4 क्वेश्चन बचे हैं, 2 मिनट बची हैं, वो शायद तक घर पे उस लेवल की तैयारी नहीं करके जाते, थोड़ी बहुत भूल चूक कर देते हैं, तो पढ़ाई लिखाई अच्छी करते हैं लेकिन ऑन द स्पॉट वहाँ लास्ट टाइम पर जाते जाते मात खा जाते हैं। आपको जब भी घर पर तैयारी करो तो खुद को हमेशा ऐसे तैयारी करो कि मैं मेन एग्जाम में बैठा हुआ हूँ और मेरे सामने सिर्फ मेरी किताब है। ऑफलाइन तैयारी कर रहे हो तो आप किताब को सिस्टम मान लो और जो आप रफ कॉपी कर रहे हो वो आपका पेन है। तो इस चीज़ में सबसे जो इंपॉर्टेंट चीज़ होती है वो यार ईमानदारी, खुद के प्रति ईमानदारी। आप कैसी अपने आप से बातें करते हो, कैसे आपकी मानसिकता रहती है, यही आपका सफलता तय करती है। क्योंकि आप जो खुद से बातें करते हो ना, आपके सराउंडिंग में वैसे ही वाइब्रेशन आ जाती हैं, आपको आप वाइब्रेशन आ जाती हैं और आप चीज़ों को उसी हिसाब से देखने लग जाते हो। और यारों अगर सफल होना है तो सबसे पहले आप सफलता को महसूस करो। आप ये देखो कि यार जब मेरा सिलेक्शन होगा तो घर वाले कितने खुश होंगे। जो लोग ताने मारते हैं क्या ये लड़का क्या करेगा, उन लोगों को बोलने लायक नहीं रहेंगे। यार देखो मेहनत करनी है उनके लिए जो हमसे उम्मीद करते हैं, अपने घर वालों के लिए, और मेहनत करनी है उनके लिए जो हमसे उम्मीद नहीं करते। वो कहते हैं कि यार ये लड़का क्या कर सकता है, हमें उनके लिए भी मेहनत करनी है और उनके लिए भी मेहनत करनी है जो हम पे भरोसा करते हैं। यारों मेहनत तो करनी है क्योंकि मज़ा मेहनत में ही है। फिर उस मेहनत के बाद फिर मस्ती का टाइम। और यारों आपका कोई भी डाउट हो तैयारी से संबंधित, मैं चाहता हूँ कि यार आपका मानसिक स्तर, आपका जो अंदरूनी पर्सनैलिटी होती है उसको एक वॉरियर के रूप में मैं चाहता हूँ आप में विकसित हो। क्योंकि यार कॉम्पिटिटिव एक युद्ध है और युद्ध में एक योद्धा ही जीतता है और मैं चाहता हूँ आप एक योद्धा बनो, आपकी कलम आपकी तलवार बने, आपका दिमाग उसकी रफ्तार उसकी धार बने। अगर आप चाहते हो कि आप और आपका दोस्त एक साथ सिलेक्शन ले तो आप चाहो तो इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर कर सकते हो और सपोर्ट करो। धन्यवाद। कोई भी अगर आप अपना फीडबैक दे सकते हो कैसे आपको वीडियो लगी, इसमें हम क्या इंप्रूवमेंट कर सकते हैं, और कोई भी आपका तैयारी से संबंधित कोई भी डाउट हो आप कमेंट कीजिएगा। धन्यवाद।